नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुपरिचित कथाकार अंजना वर्मा जी की कहानी अनारकली। तो आइए सुनते हैं कहानी। ए चुप रह। जब देखो तब मुस्कुराती रहती है, ठीठी ठीठी हंसती रहती है। न कोई सोच न कोई चिंता, थोड़ी भी शर्म है? दीपा की भाभी ने कहा। किस बात की शर्म भाभी? क्या किया है मैंने? कौन सा गलत काम किया है जो शर्माऊं? दीपा बोली। क्या किया है? मुझसे पूछती है। अपने से पूछ। क्या पूछूं? बताओ तो। क्या? पूछो ना अपने से। तुम्हें कोई चिंता फिक्र है? प्रेम जी गए तो गए, अपनी जिंदगी से गए। तुम्हारा कुछ बिगड़ा क्या? तुम ही जानती हो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा नहीं बिगड़ा तो किसका बिगड़ा? बताओ। मैं जो सहन कर रही हूं वह मैं ही जानती हूं। आज मैं ही तीन तीन बच्चे लेकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हूं। वे रहते तो मैं जाती दूसरे के द्वार पर काम करने। हाँ, इसीलिए फैशन करके जाती हो काम करने। मैं मजबूरी में काम करने के लिए निकलती हूँ। तो क्या करूं? घर से बाहर निकलते समय फटा चिथड़ा देह पर डाल लूं क्या? जैसे पहनती थी वैसे पहनती हूँ। दीपा की भाभी आज किसी तरह उसके दिल को अपने व्यंग बाणों से बेध देना चाहती थी। यह सुनते ही हाथ नचाकर बोल उठी। और लो, कहती है जैसे पहनती थी वैसे पहनती हूँ। अरे, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है क्या कि अब नहीं पहनना है तुम्हें वैसे, नहीं सजना है तुमको पहले की तरह? समझती ही नहीं है यह तो। अगर पहनना ही चाहती हो तो पहनो ननंद रानी, पर जरा पता लगाना कि क्या कहते हैं सब तुम्हारे बारे में। यह कहकर सुनीता मुस्कुराने लगी। यह सुनकर दीपा तड़प उठी। बोली, क्या? क्या बोलते हैं? तुम ही बताओ ना। भाव बनाते हुए सुनीता बोली, मैं क्या बोलूं? तुम ही पूछ लेना किसी से। तुम्हारे बारे में लोग अच्छा नहीं कहते हैं। कहते हैं रोज इतना बन संवर कर कहाँ जाती है, कौन सा काम करती है। यह सब सुन सुनकर मेरा भी माथा नीचा हो जाता है। अब तक तो दीपा वाक युद्ध में मोर्चा संभाल रही थी, परंतु यह सुनते ही आहत हो गई। रोते हुए बोली, रोज रोज तुम मुझे बोलती रहती हो। सच तो यही है कि तुम्हें मेरा और मेरे बच्चों का जीना देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ती हूँ? और कुछ नहीं मिलता कहने को तो कहती हो कि वह तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, वह वैसा बोलता है। यह कहते हुए दीपा फफक कर रोने लगी। उसकी पतली आवाज में रुलाई की गिंगियाहट चारों ओर गूंजने लगी। सुनीता उसे रोती हुई देखकर भीतर ही भीतर संतुष्ट हुई और वहां से चली गई। दीपा देर तक वहीं बैठी घुटनों में सिर डाले रोती रही। अब यह रोज का ही किस्सा बन चुका था। आज फिर सुनीता उसे इस तरह फटकार बैठी थी। पति के गुजर जाने पर ही तो विवश होकर उसे भाई की शरण में आना पड़ा था। दीपा बार बार पछताती थी कि वह अपने पति के गुजर जाने के बाद क्यों बड़े भाई के बगल में आकर रहने लगी। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी तो उसके लिए नहीं था। इस सामाजिक सोच से कि स्त्री के सिर पर किसी भी रिश्ते के पुरुष का साया रहना जरूरी है, वह मुक्त नहीं थी और मुक्त हो भी नहीं सकती थी। वह अलग एक कोठरी लेकर अपने तीनों बच्चों के साथ रह रही थी। भले ही भाई की बगल में थी वह कोठरी, पर अपना खर्च वह स्वयं ही उठा रही थी। आर्थिक तंगी हल करने का प्रयास लगभग 6 महीने तक करती रही। जब नहीं सफल हो पाई तो भाई से कोई नौकरी लगवा देने के लिए कहना ही पड़ा। तो भाई ने साड़ियों की दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी ढूंढ दी। 2,500 रुपये महीने की इस नौकरी के बारे में सुनकर दीपा इतनी खुश हुई कि उसका आह्लाद फूट फूट कर उसकी आवाज, उसके अंग संचालन और उसके चेहरे से छलकने लगा। दुकान में जब काम पर गई तो सजी हुई रंग बिरंगी साड़ियों को देख देख कर जितनी खुश हुई, उससे अधिक अधीर हो गई कि काश ऐसी सुंदर सुंदर साड़ियां उसके पास होती। शुरू शुरू में साड़ियां दिखाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था। ग्राहकों के आगे साड़ियां खोल खोल कर जितना दिखाती, उससे अधिक खुद देखती।
और तब उसके दिल में कई खूबसूरत साड़ियों को अपना लेने की चाह जोर पकड़ने लगती। पर धीरे धीरे उसे पता चल गया कि दिन भर साड़ियां फैलाकर दिखाने और फिर उन्हें तहाने जैसा उबाऊ काम कोई दूसरा नहीं हो सकता था। इस नौकरी के कारण उसकी दिनचर्या काफी तनाव भरी हो गई थी। सवेरे बच्चों को स्कूल भेजकर वह घर से निकलती। बच्चे स्कूल से लौटते तो मामा के यहाँ चले जाते। सुनीता उनके साथ कैसा बर्ताव करती थी, यह भी उसे अपने बच्चों से मालूम होने लगा था। रात के 8 बजे वह दुकान से छूटती तो पूरी तरह से थकी हुई 9 बजते बजते घर पहुंचती। इस काम में टिक पाना बहुत ही कठिन साबित हो रहा था। अतः मुश्किल से कुछ महीने बीते होंगे कि उसने यह नौकरी छोड़ दी, पर 4 साड़ियां छूट वाली कीमत पर लेना न भूली। अब उसके आगे यही सवाल था कि वह कौन सा काम करे कि उसकी और उसके बच्चों की परवरिश हो सके। ले देकर अब घर का काम ही था जिसे वह कर सकती थी, और इसके लिए वह मानसिक रूप से अपने को तैयार करने लगी थी। झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करके वह अपनी नजरों में ही दीनहीन बनना नहीं चाहती थी। खाना बनाने का काम वह ढूंढने लगी थी, पर इस काम के लिए भी उसने अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया, यही सोचकर कि छोटी और अभाव से भरी गृहस्थी में भी गृह स्वामिनी बनकर रहने का जो गर्व था, उसे तो अब टूटना ही लिखा था। तो यही सही, कहां कहां से टूटकर वह घर में खाना बनाने का काम करने के लिए तैयार हुई थी। आर्थिक भंवर से बचने के लिए और कोई विकल्प उसके पास नहीं था। उसने अपने जान पहचान वालों से कहना शुरू किया कि किसी जाने सुने घर में उसके लिए यह काम ढूंढ दें। आखिर एक जगह काम मिला जिससे उसे कुछ राहत तो मिली, पर उससे मिलने वाली पगार उसके अपने और उसके बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए वह एक और काम की तलाश में लग गई थी। उसे शुरू से ही खाना बनाने का शौक था, पर जब खाना बनाने के लिए शौक ने चाकरी का रूप ले लिया तो घर से काम के लिए निकलते ही वह अपनी बेबसी से रूबरू होने लगती थी। इतना जरूर था कि वह पूरी तरह से सज संवर कर निकलती तो यह एहसास दब जाता था। सुंदर दिखने और पहनने ओढ़ने की चाह बचपन से ही थी उसे। छोटी थी तो पर्व त्योहार पर खरीदे जाने वाले कपड़ों का बेसब्री से इंतजार करती थी। शादी के बाद तो उसे लगा जैसे कि सजने संवरने के दिन अब शुरू हो गए। अपने पति से तरह तरह की साड़ियां मंगवाती थी, खूब श्रृंगार करके अपने को आईने में देखती और निहाल हो उठती। हमेशा मुस्कुराते रहने की उसकी आदत उसके सुंदर रूप को और भी मोहक बना डालती थी। हर बात में शर्मा जाना, कम बोलना और नजरें झुकाए हुए अपनी राह चलना, इन सब बातों से वह चलती फिरती नायिका लगती थी। रास्ते में अगल बगल नजर डालती तो भयभीत हिरने की तरह। 3 बच्चे होने के बाद भी चेहरे का कच्चापन बना हुआ था कि अगर वह स्कूल ड्रेस पहनकर निकल जाती तो कोई उसे 8वीं की छात्रा समझ लेता। पर उसका पति प्रेम उसे छोड़कर चला गया और वह रह गई अपनी खूबसूरती, मारक अदाओं और सजने संवरने के मोह के साथ। जब वह पहले दिन हरीश निगम के यहाँ जाने के लिए निकली थी तो इस तरह जैसे किसी से मिलने जा रही हो। सस्ते शिफॉन की साड़ी और कसी हुई ब्लाउज पहने, पैरों में नग जड़ी चप्पलें डाले, नाखूनों पर चित्रकारी और सस्ते प्रसाधनों की गमक बिखेरती उसने हरीश निगम के दरवाजे का कॉल बेल बजाया। मिसेज निगम ने दरवाजा खोला तो उसे ऊपर से नीचे तक अचकचाई सी देखती रह गईं। लड़की सुंदर भी है और अपने हिसाब से पूरी फैशनेबल भी। मन लगेगा इसका काम में। हो सकता है 2 दिनों बाद ही काम छोड़कर बैठ जाए, या कुछ करना धरना आता ही ना हो। अब तो जो होगा देखा जाएगा। उन्हें मालूम हुआ था कि यह मध्यम वर्गीय खाते पीते परिवार से है और मजबूरी में काम करने निकली है। यह बात तो उसकी वेशभूषा और देह भाषा से ही जाहिर हो रही थी। सचमुच इसके लिए काम करने के लिए बाहर निकलना मुश्किल हुआ होगा, पर किस्मत जो न करवाए।
मिसेस निगम 2 पल तक उसे निहारती हुई सोचती रह गई थी, परंतु उनकी दुराशा के विपरीत दीपा अच्छा काम करने लगी थी। खूब मन लगाकर प्यार से खाना बनाती थी वह। सब्जी का मसाला भूनती तो इस तरह कि उसकी गंध घर की हवा में तैरने लगती। मिर्च खाने और डालने में अव्वल थी, जिसके कारण अक्सर मसालों में मिली मिर्च की तीखी गंध घर के लोगों के कंठ में समाकर खांसी उठवा देती। अरे दीपा, क्या कर रही हो? मिर्ची ज्यादा पड़ गई है, कम डाला करो, मिसेस निगम बोलती। पर इसके बावजूद जब उसके हाथ का बनाया खाना सामने आता तो सब खाकर तृप्त हो जाते। उसकी पाक कला की तारीफ अनायास सबके होठों से झरने लगती और दीपा को इसी बात से पूरी तसल्ली मिल जाती। वह मुस्कुराती हुई आती और मुस्कुराती हुई लौट जाती। सुनीता अपने घर के द्वार पर बैठी बैठी उसे आते जाते देखती रहती। यह मुस्कुराहट उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ जाती। वह चाहती थी कि किसी तरह उसके होठों की मुस्कान गायब हो जाए। वह रोज रोज नए नए कपड़े पहनती है तो क्यों? वह बाहर गुलामी करके भी मुस्कुरा रही है और वह घर में रानी बनकर भी नौकरानी बनी हुई है। उसके दिमाग में तरह तरह की कुटिल योजनाएं आकार लेने लगती। वह क्यों सज धज कर दीपा की तरह सुंदर नहीं लगती, जबकि उसका रंग दीपा से ज्यादा अच्छा है। दीपा से अधिक महंगे कपड़े पहनकर और उससे हैसियत में ज्यादा होकर भी चाहकर भी वह उस तरह मुस्कुरा नहीं पाती। तो क्यों? उसके चारों ओर खुशियां हैं, पति, बच्चे, घर द्वार, पैसा। दीपा पति खोकर आर्थिक संकट की आंधियां झेलती हुई भी मुस्कुराती रहती है। आखिर कौन सी जड़ी बूटी है उसके पास? यही बात सुनीता को खलती थी। जब से वह खाना बनाने का काम करती हुई थोड़ी इत्मीनान हो चली थी अपनी जिंदगी की ओर से, सुनीता के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए आज वह सुबह सुबह झगड़ बैठी थी। रो धोकर दीपा चुप हुई तो देखा काफी देर हो चुकी है, तो वह काम पर न जा सकी। दीपा के लिए आसान नहीं था तीनों बच्चों को देखना और सवेरे शाम खाना बनाने के लिए जाना। थकान से शरीर टूटने लगता। 2 पल आंखें मूंदने के लिए भी तरस जाती वह। सवेरे उठकर 2 बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती, एक बेटा और एक बेटी को। सबसे छोटे वाले को घर में छोड़कर जाना होता था, तो उसे सुनीता के यहाँ रखना उसकी मजबूरी बन जाती। काम पर से लौटती हुई सबसे पहले वह छोटे बेटे को लेने के लिए भाभी के पास पहुंचती। उसे लेकर ज्यों ही अपने किराए की कोठरी में कदम रखती कि वह शिकायत करने लगता कि वहां उसके साथ क्या क्या हुआ। किसी ने धकेल दिया तो किसी ने मुंह चिढ़ा दिया, या ऐसा ही कुछ। सुनीता स्वयं उस पितृहीन बच्चे को व्यंग बाणों से बींधने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, जिसे वह बालक भी समझ जाता था। दीपा जानती थी कि इन बातों में सच्चाई थी। उसे रोज ही यह सब सुनकर आहत होना पड़ता था, परंतु कोई चारा न था, खासकर छोटे बच्चे के लिए जो स्कूल भी नहीं जाता था। उसने सोचा कि सुबह में तो उसे सुनीता के यहाँ रखना ही पड़ेगा, परंतु शाम को सभी बच्चों को कोठरी के बाहर खेलने के लिए कहकर वह काम पर जाने लगी थी। जाने से पहले वह उन्हें समझाती, देखो लड़ाई झगड़ा मत करना, मैं जल्दी आऊंगी, और देखो अगर कोई बात हो तो। बाकी शब्दों को वह अपने होठों के भीतर ही छोड़ देती। कोठरी में ताला बंद कर निकल जाती। अब उसे 2 घरों में काम मिल गया था, इसलिए वह काम जल्दी जल्दी निपटाने लगती। खाना बनाने का शौक हवा हो चुका था। अब वह भूल जाती कि क्या बना रही है। कभी मसाला न भूनता तो कभी आटा कम गूंथती, कभी सब्जी पूरी न गलती तो कभी दाल में छौंक न लगाती। अक्सर कच्चा पक्का खाना बनाने के लिए उसे सुनना पड़ जाता। हड़बड़ाती हुई वह घर लौटती, पर इन जले तपे दिनों में भी उसका शौक धूमिल न हुआ था। तरह तरह की साड़ियां तो थी ही उसके पास। इधर उसने जब से लड़कियों को अनारकली पहनते हुए देखा था, उसके मन में भी अनारकली पहनने की चाहत जाग उठी थी। हाय, अनारकली क्या सजती है बदन पर।
उसे याद आता कि प्रेम न जाने क्यों कहता था, देख तू साड़ी में कितनी अच्छी लगती है, साड़ी ही पहना कर, और तू ना कभी दो टंगी मत पहनना, औरत तो साड़ी में ही निखरी निखरी लगती है, तू जितनी चाहेगी मैं उतनी साड़ियां तुझे लाकर दूंगा। ऐसा वह तब कहता जब नशे में होता, लेकिन नशा उतरने के बाद भी उसने दो टंगी कभी न खरीदी उसके लिए। यह याद आते ही अकेले में भी उसकी हंसी छूट जाती। दो टंगी, पर अब तो उसने दो टंगी पहनने का मन बना ही लिया था। वह इस बार पगार मिलने पर खरीदेगी अनारकली सूट, दो टंगी। और उस बार जो दिवाली के पहले पगार मिली तो उसने सारी की सारी कपड़ों में खर्च कर डाली। बच्चों के लिए ले लिए काम चलाऊ, और अपने लिए खरीदा था गहरे नीले रंग का जरीदार किनारी वाला अनारकली सूट, जरीदार दुपट्टे के साथ। उसने सोचा कि बच्चे अभी क्या समझते हैं, बड़े होंगे तो पहनेंगे मनपसंद कपड़े। दिवाली के दिन नया सूट पहनकर उसने अपने को आईने में देखा और खुद पर ही रीझ गई। महीना भर पहले गांव गई थी तो वहां से अपने लिए नकली पायल खरीदी थी। उसने पैरों में वही पायल पहनी। घेर वाली अनारकली के नीचे से चूड़ीदार में लिपटे दो गोरे गोरे पैर झांक रहे थे पायलों से सजे हुए। उसने सोचा कि उसके पैर कितने सुंदर लग रहे हैं। जी करता है अपने ही पैरों को निहारती रह गए। और यह नीला सूट उस पर कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मोर हो वह। हरे हरे वन में सांवले मेघों के नीचे अपने चित्तीदार पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर। अगर अभी प्रेम जीवित होता तो उसे देखकर कहता क्या कि दो टंगी मत पहन? नहीं, जरूर खुश होता। अचानक दुख की एक लहर उसके भीतर उठी और उसका मुस्कुराता चेहरा उदास हो गया। फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ वह अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर बाजार के लिए निकल पड़ी। सुनीता घर के बाहर ही बैठी थी। दीपा ने उसे देखा तो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे उसे देखा ही न हो, और बच्चों का हाथ थामे आगे बढ़ गई। वह बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियां दिलवाने जा रही थी। बच्चे अपने हाथों में रॉकेट, अनार, फुलझड़ियों के पैकेट थामे लौटे और आते ही पटाखे और फुलझड़ियां छोड़ने में लग गए। दीपा को पहली बार लगा कि वह अपनी मेहनत से अपने और अपने बच्चों के लिए खुशियां जुटा सकती है। वह पूरे संतोष के साथ बच्चों को हंसते खेलते देखकर सुखी हो रही थी। पति के गुजर जाने के बाद अभाव और संघर्ष का ताप इन छोटे छोटे बच्चों को भी झेलना पड़ा था। अब सब हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। पटाखों के शोर और फुलझड़ियों की रंगीन चकाचौंध के बीच उसे प्रेम बहुत बहुत याद आया। कहीं बच्चे उसे रोते हुए न देख लें। यदि ऐसा हुआ तो वह इन आंसुओं का अर्थ उन्हें नहीं समझा पाएगी। वह वहां से हट गई। अगले दिन काम पर जाते समय उसने अपना वही नया अनारकली सूट पहन लिया। रास्ते में देखने वाले उसे देखते ही रह गए। सुनीता के दिल में उसका अनारकली पहनना कील की तरह चुभ गया। 2-3 दिनों तक तो वह चुप रही और मौका तलाशती रही। उस दिन शाम को दीपा कमलेश सिंह के यहाँ खाना बनाने पहुंची। हरीश निगम के यहाँ का काम निपटा चुकी थी। सोचा था कि जल्दी ही यहाँ भी खाना बनाकर चल देगी, पर तरह तरह के व्यंजनों का ऑर्डर हो गया। वह जल्दी जल्दी बनाने में लग गई। घड़ी की सुइयों ने जब 9 बजा दिए तो उसका दिल धड़कने लगा, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। बच्चे अब तक कहीं भूखे न सो गए हों। छोटा वाला बेटा और बेटी दोनों तो सो ही गए होंगे। बच गया होगा तो बड़ा वाला, वह भी नींद आ गया होगा और माँ के लौटने का इंतजार करते करते थक गया होगा। रास्ते में कई जगह सड़कों पर बत्तियां नहीं थीं। उन अंधेरे के शामियानों के नीचे से गुजरने में डर के मारे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उसकी गली में वैसे ही मवालियों की कमी नहीं थी। टेबल पर किसी तरह व्यंजन सजाकर वह भागी। मुख्य सड़क पर तो पूरी रौ से हंसते हुए बिजली के खंभे खड़े थे, पर गली में तिमिर की चांदनी तनी हुई थी। उस उजाले अंधेरे से गुजरकर जब वह अपनी कोठरी के बाहर पहुंची तो देखा
सिर्फ बड़ा वाला बेटा जाग रहा था। बाकी दो बंद कमल कलियों की तरह सीढ़ियों पर ही सोए हुए थे। उसने बारी बारी से तीनों को चूमा, पहले बड़े वाले को, फिर दोनों सोए हुए बच्चों को। दूसरे दिन सुबह सुबह ही भाई भाभी के घर से उनके लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई देने लगी। सुनीता बोल रही थी, आखिर तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं? रात के 10 बजे वह न जाने कहां से घर लौटती है, कौन सा काम करती है कि इतनी रात बीत जाती है? और इतना कपड़ा लत्ता पहनती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कहां से पहनती है इतना? तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? कुछ कहना जरूरी नहीं समझते क्या? भाई की आवाज आई, क्या उल्टा सीधा बोलती रहती हो? मैं उल्टा सीधा बोल रही हूं? तुम तो बाहर रहते हो, इसीलिए जानते नहीं। अच्छी तरह जानता हूं, वह शुरू से ही इसी तरह के कपड़े पहनती रही है। बीच में ही बात काटकर सुनीता ने कहा, शुरू से ही पहनती रही तो अभी भी पहनेगी। मैं कहती हूं कि उसे देखकर लगता है कि प्रेम जी नहीं रहे, न गम न शर्म। चुप रहो, डांट बैठा था दीपा का भाई पत्नी को। सुनीता फिर बोलने लगी, अरे तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, जाकर पूछो लोग बाग क्या कहते हैं उसके बारे में। हमारी बगल में रहकर वह हमारी भद्द करवा रही है। यदि उसे अपनी चाल नहीं सुधारनी है तो वह चली जाए, कहीं और जाकर रहे। मुझसे न देखा जाएगा उसका बेरास्ता चलना। तुम्हें कहना है तो कहो, वरना मैं ही जाकर कह देती हूं। यह सब सुनकर दीपा का भाई बौखलाया हुआ उसकी कोठरी में चला गया। दीपा! भाई की गुस्से से भरी आवाज सुनकर दीपा सहम गई। उसके मुंह से आवाज न निकली। वह अपराधनी बनी दीवार से लगकर खड़ी हो गई। दीपा, ये क्या हो रहा है? कहाँ काम करती हो तुम? भैया, मैं हरीश निगम जी और कमलेश जी के यहाँ खाना बनाती हूँ। कल खाना बनाते बनाते देर हो गई तो क्या करती? भागी भागी घर लौटी तो 9:30 बज चुके थे। अच्छा ठीक है, पर काम के लिए निकलती हो तो थोड़ा ढंग से निकला करो, समझी ना? तुम चाहती हो कि तुम्हारे बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करें? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कारण हमारी हंसी हो, समझी ना? इसके बाद भाई ने खामोश होकर उसे बड़ी बड़ी आंखों से 2 पल तक घूरा। दीपा कुछ नहीं बोल पाई, अपनी ओर से कोई सफाई भी नहीं दे पाई। आंखें डबडबा आई तो उसने झुका ली। भाई जैसे गरजता हुआ आ धमका था, वैसे ही चमकता हुआ चला गया। अगले दिन से दीपा ने दूसरा मकान खोजना शुरू कर दिया था, जिसकी छाया में रहकर वह अपने और अपने बच्चों के लिए थोड़ी सुरक्षा और शांति चाह रही थी। वही स्वयं उसका बसेरा उजाड़ देने के लिए बेचैन हो चला था। तो वह क्यों रहे वहां? अलग रहने पर भी हर रोज उसे और उसके बच्चों को सुनना पड़ रहा था। अब वह दूर चली जाएगी, चाहे कहीं भी जाए। दीपा को नई कोठरी जल्दी ही मिल गई। उसने 2-3 बक्से संभाले और कुछ गठरियां बांधी। ठेले पर सामान रखवाकर बच्चों को लिए पहुंच गई नए बसेरे में। यहां आने पर जिंदगी बहुत तनाव भरी हो गई। अपने आप को बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी तो पड़ोसियों से मिलने जुलने की कोशिश करने लगी। अब उसका सजने संवरने का उत्साह न जाने कहां चला गया। सुनीता इतना बोल चुकी थी उसके मासूम शौक के खिलाफ कि अब जब भी अच्छी साड़ी निकालने लगती, मन अपराध बोध से भर जाता। अब जिस साड़ी में बच्चों को नहलाती धुलाती, उनके लिए खाना बनाती, उन्हें खिलाती, उन्हीं कपड़ों में बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती और उधर से ही अपने काम पर। उसकी मालकिनें भौचक थी कि क्या बात है कि दीपा आजकल इस तरह मुसरे तुसड़े कपड़ों में चली आती है काम करने। कमलेश जी की पत्नी ने पूछा, क्या बात है दीपा, तबीयत तो ठीक है ना? अच्छी भली नहीं दिख रही हो तुम, बीमार हो क्या? नहीं, छोटा सा उत्तर दिया दीपा ने। उसका चेहरा उतरा हुआ था। फिर एक दिन मिसेस निगम ने टोका, क्यों दीपा, इधर देख रही हूं कुछ दिनों से तुम बहुत खामोश रहती हो और इसी एक साड़ी में आ रही हो, क्या बात है? पहले तो रोज साड़ियां बदल बदल कर आती थी, अनारकली भी पहनती थी, जिसमें तुम कितनी अच्छी लगती थी। अचानक क्या हो गया तुम्हें? वह कुछ नहीं बोली। तुम्हारी नई नई साड़ियां कहाँ गईं? क्या उन्हें बचा कर रख रही हो? नहीं आंटी,
मैं बचाती नहीं, बचाकर क्या करूँगी। तब क्या हुआ है? दीपा ने इसका जवाब नहीं दिया, चुपचाप किचन में चली गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।